नमस्कार, मैं दिवाकर सिंह राणा आप सबका स्वागत करता हूं राणा एस्पायर एकेडमी पर। तो आज हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का आज हम नगर नियोजन, समाज, व्यापार और शिल्प, लिपि और धार्मिक जीवन देखने वाले हैं। इसके साथ में ही सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख नगर देखेंगे और उनकी विशेषताएँ क्या हैं या वहाँ से क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्राप्त हुई हैं जो हमें याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर प्राप्त हुए थे वे सभी नगर, लगभग सभी नगर दो टीलों में विभाजित थे। एक टीले का नाम था पश्चिमी टीला और एक था पूर्वी टीला। लगभग सभी नगरों में यही हमको देखने को मिलता है, मतलब सभी नगर दो टीलों में विभाजित थे, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले में। जो पश्चिमी टीला था वह दुर्गीकृत प्राप्त होता है, अर्थात वह सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ मिलता है और पूर्वी टीले की तुलना में ऊंचाई पर स्थित था और आकार में पूर्वी टीले से ये टीला छोटा हुआ करता था। तो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि संभवतः जो पश्चिमी टीला था ये ऊंचाई पर स्थित था, सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था और आकार में पूर्वी टीले की तुलना में काफ़ी छोटा था। तो इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर संभवतः जो विशेष वर्ग रहा होगा या जो शासक वर्ग रहा होगा वह पश्चिमी टीले में निवास करता होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगर लगभग इसी तरीके से देखने को मिलते हैं। नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। पकी हुई तात्पर्य आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया था। वे सभी मकान जो थे वे मुख्य सड़कों की ओर या मुख्य सड़कों के किनारे किनारे बनाए गए थे। ये मुख्य सड़क है तो सभी मकान इन सड़कों के साथ साथ बने हुए थे, लेकिन इन मकानों के जो दरवाजे थे वे मुख्य सड़क की ओर ना होकर इसके विपरीत दिशा में खुला करते थे। इन्हें कुछ अपवाद भी हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ पर सभी सड़कों, मुख्य सड़कों किनारे किनारे नालियाँ होती थी जो कि पूरे नगर का जो व्यर्थ जल हुआ करता था या जो गंदा पानी होता था उसको नगर से बाहर ले जाकर गिराया करती थी। सभी मकानों से छोटी छोटी नालियाँ निकलकर इन मुख्य नालियों में मिला करती थी, जो कि जिसके द्वारा घर से जो भी वेस्टेज जल निकलेगा या वेस्टेज पानी निकलेगा उसको मुख्य नालियों तक लाया जाएगा। उसके बाद मुख्य नालियों के द्वारा उस संपूर्ण जल को नगर से बाहर ले जाया जाएगा। तो एक सुनियोजित व्यवस्था यहाँ पर हमको सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन में देखने को मिलती है। आगे देख लेते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता का समाज। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो जितने भी स्थल मिले हैं वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में नारी मृण मूर्ति हमको प्राप्त होती है। तो नारी मृण मूर्तियाँ इतनी अधिक संख्या में मिलने से अनुमान लगाते हैं इतिहासकार कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज रहा होगा वह मात्र सत्तात्मक रहा होगा, मतलब वहाँ पर उस समाज में माता की सत्ता स्थापित होगी। इसी के साथ में कुछ कुरीतियाँ थी जैसे कि वैश्यावृत्ति, पर्दा प्रथा। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के में विद्यमान थी या प्रचलन में थी। तो ये हमको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वैश्यावृत्ति या पर्दा प्रथा प्रचलन में थी या नहीं थी, तो हमें याद रखना है कि दोनों ही कुरीतियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके बाद व्यापार और शिल्प। तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया, वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की कई सारी मोहरें प्राप्त होती हैं और मेसोपोटामिया के अभिलेख में एक शब्द मिलता है मेलुहा। तो इतिहासकार उस मेलुहा शब्द का पर्याय सिंधु से लगाते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता से लगाते हैं। तो जब इतनी सारी मोहरें मिलेंगी मेसोपोटामिया से तो जाहिर सी बात है कुछ व्यापारिक संबंध रहे होंगे, तभी यहाँ से मोहरें वहाँ तक मेसोपोटामिया तक पहुँची होंगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार अपनी उन्नत अवस्था में देखने को मिलता है। और जो शिल्प था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो ऊनी और सूती वस्त्र बनाया करते थे और कई तरह के शिल्प देखने को मिलते हैं, जैसे कि घोड़ा गाड़ी बनाना, बैलगाड़ी बनाना, या जैसे कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ पर शिल्प भी अपनी उन्नत अवस्था में देखने को हमें मिलता है। इसके बाद लिपि की बात कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह थी भाव चित्राक्षर लिपि। ठीक है, मतलब अपनी उनकी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से उन लोगों ने व्यक्त किया था। अर्थात कुछ चित्र बने हुए हैं
जो कि अक्षर नहीं है, ठीक है, चित्र हैं। इस तरीके की लिपि देखने को मिलती है, मतलब चित्रों के रूप में उन्होंने अपने भावनाओं को व्यक्त किया था, इसलिए इसको बोलते हैं भाव चित्राक्षर लिपि थी। अब ये बात कर लेते हैं लिपि लिखी कैसे जाती थी। जैसे कई अभिलेख मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे अभिलेखों को पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन अभिलेख जो हैं, मान लीजिए कोई अभिलेख अगर एक पंक्ति का है तो वो लिखा जाएगा राइट से लेफ्ट, मतलब दाएं से बाएं। अगर कोई अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का प्राप्त हुआ है तो उसकी पहली पंक्ति तो राइट टू लेफ्ट, मतलब अर्थात दाएं से बाएं, और दूसरी पंक्ति लेफ्ट टू राइट अर्थात बाएं से दाएं हुआ करती थी, ठीक है। तो ये जो पद्धति थी लिखने की, इसको बोला जाता है बूस्ट्रोफेडन अर्थात गौमूत्रिका पद्धति। तो अगर प्रश्न पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसको लिखने का जो पैटर्न था वो क्या कहलाता है, अगर हिंदी में आंसर देना है तो गौमूत्रिका पद्धति, अगर इंग्लिश में है तो बूस्ट्रोफेडन, ठीक है। इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। तो सिंधु घाटी सभ्यता से कई सारी सीलें प्राप्त हुई, जैसे हम लोग जानते हैं। तो एक सील पर ऐसा चित्र का अंकन मिलता है कि एक महिला के पेट से एक वृक्ष को निकलता हुआ दिखाया गया है। तो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वे प्रकृति देवी के रूप में इनकी पूजा किया करते होंगे या प्रकृति देवी की पूजा करते होंगे। अब यहाँ पर मोहनजोदड़ो से एक सील प्राप्त हुई है जिस पर कि एक 3 मुख वाले देवता का चिन्ह अंकित है। 3 मुख वाले देवता संभवतः उनको पशुपति के रूप में इतिहासकार उनका उल्लेख करते हैं, पशुपति या शिव के आदि रूप के रूप में, अर्थात शिव का प्राचीनतम रूप। उन जो सील से 3 मुख वाले देवता मिले हैं, शिव का आदि या प्राचीनतम रूप उनको माना गया है, पशुपति की आकृति उनको मानी गई है। अब यहाँ पर याद रखने योग्य चीज़ ये है कि जो पशुपति की आकृति मिली है, मतलब 3 मुख वाले देवता मिले हैं मोहनजोदड़ो से, उनके नीचे कई सारे पशुओं का अंकन देखने को मिलता है। तो हमें ये जो कौन कौन से पशु सील पर अंकित हैं उनको याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन सा एक पशु इनमें से नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि पशुपति की शील पर नीचे जो पशुओं का अंकन है वह है हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। तो इन 4 पशुओं का अंकन पशुपति की शील पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसे अंदाजा लगता है कि शायद वो लोग पशुपति की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा किया करते थे और प्रकृति देवी की पूजा भी किया करते थे। तो जो आपका स्वास्तिक का चिन्ह है, तो स्वास्तिक का चिन्ह भी सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है, और स्वास्तिक का चिन्ह सूर्य उपासना के रूप में देखा जाता है कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो स्वास्तिक के चिन्ह की पूजा किया करते थे और उसके माध्यम से सूर्य की उपासना किया करते थे ये लोग, ठीक है। तो ये हो गया इनका धर्म का पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखेंगे धर्म ही देख लेते हैं कि जैसे देखिए कई जगह एक श्रृंगी पशु की आकृति हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर जो आपका हड़प्पा है, हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु की आकृति देखने को मिलती है। अब ये एक श्रृंगी पशु क्या है? ऐसा जानवर जिसके सर पर एक सींग है, मात्र एक सींग है उसके मध्य में, ठीक है। तो वो आकृति सबसे अधिक कहाँ से मिलती है? आपके हड़प्पा नामक स्थान से मिलती है। अब ये एक श्रृंगी पशु क्या है? तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो धर्म था, संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 2 तरीके के पशुओं में विश्वास किया करते थे। जैसे कुबड़ वाला बैल, तो कुबड़ वाले बैल की आकृति भी कई सारी सीलों पर प्राप्त हुई है। तो अंदाज़ा लगाते हैं इतिहासकार के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुबड़ वाले बैल की भी पूजा किया करते थे। साथ में एक श्रृंगी पशु मतलब एक सींग वाले पशु की भी पूजा किया करते थे। तो 2 तरह के पशुओं में विश्वास करते थे ये लोग। एक पशु वे जो कि पौराणिक हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ वो कल्पना मात्र हैं, जैसे कि एक श्रृंगी पशु, ठीक है। और दूसरा वास्तविक पशु। वास्तविक पशु कौन सा हो गया आपका? कुबड़ वाला बैल, जो कि वास्तविकता में भी अस्तित्व में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 2 तरह के पशुओं की पूजा करते थे या 2 तरह के पशुओं में मान्यता थी उनकी।
आपके वास्तविक और पौराणिक पशुओं में। तो वास्तविक पशु कुबड़ वाला बैल हो गया और पौराणिक पशु आपका एक श्रृंगी पशु हो गया, जो कि सबसे अधिक इसका अंकन मिलता है हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर। ठीक है, तो ये हमने इसके थोड़े फैक्टर्स देख लिए, नगर नियोजन, समाज, व्यापार, शिल्प, लिपि और धार्मिक जीवन। अब देख लेते हैं कुछ नगर और उनसे वहाँ की विशेषताएं क्या है, वहाँ से क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। सबसे पहले हड़प्पा। तो हड़प्पा जो नगर है ये आपके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी नामक ज़िले में स्थित है। मतलब मांटगोमरी ज़िला जो है वहाँ पे एक छोटा सा स्थान है हड़प्पा। ठीक है, तो वहाँ से इसका पहला स्थल प्राप्त हुआ हड़प्पा नामक जगह से, इसीलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। तो जो हड़प्पा नामक स्थान है या जो मांटगोमरी जिला था उसका वर्तमान नाम क्या है, शाहीवाल। अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल प्राप्त हुआ था हड़प्पा, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले से प्राप्त हुआ था, तो मांटगोमरी का वर्तमान नाम क्या है, तो वर्तमान नाम होगा आपका शाहीवाल। ठीक है, इसके बाद हड़प्पा जो आपका स्थित है वो रावी नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने खोज की थी। इसकी कब, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की 1921 में। इसकी हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु की आकृति हमको मिलती है। ठीक है, अगला स्थल है इसका मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो था 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वह है मृतकों का टीला। ठीक है, अब जो मोहनजोदड़ो, जैसा हमने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों में दो टीले मिलते हैं, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका मोहनजोदड़ो नगर है इसमें जो दुर्ग टीला अर्थात जो पश्चिमी टीला है इसको दुर्ग टीला नाम दिया गया है। तो मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले से एक स्तूप प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको स्तूप टीला भी कहा जाता है। अब प्रश्न उठेगा मन में कि उस समय हड़प्पा सभ्यता के समय भी स्तूप कहाँ से आया, क्योंकि स्तूप तो गौतम बुद्ध के पश्चात बनना प्रारंभ हुए थे। ठीक है, तो जो स्तूप है ये जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है दुर्ग टीले से, ये शुंग काल का है। मतलब उस टीले पर जब शुंग काल में इसकी खोज तो हुई नहीं थी, तो वो कुछ ऊंचा स्थान था, तो वहाँ पर शुंग काल में यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण कर दिया गया था। इसीलिए मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग टीला है इसको स्तूप टीले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम चन्नूदड़ो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, पिग्गट महोदय, पिग्गट एक इतिहासकार हैं, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की दो राजधानियाँ बताया। मतलब विस्तृत साम्राज्य कौन सा, जो आपकी सिंधु सभ्यता का विस्तृत साम्राज्य है उसकी दो राजधानियाँ किसको बताया है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। किसने, पिग्गट महोदय ने। ठीक है, चन्नूदड़ो की बात कर लेते हैं। तो चन्नूदड़ो की खोज 1931 में NG मजूमदार ने की थी। चन्नूदड़ो संबंधित एक फैक्ट आपको यहाँ मिलता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मनके बनाने का कारखाना चन्नूदड़ो से प्राप्त हुआ है। मनके क्या होते हैं, तो मनके कुछ इस तरह की आकृति होती है, आपने देखा होगा NCERT की बुक्स में, आपने देखा होगा कई बार, कुछ एक हार्ट तरह का होता है, इसमें कुछ ऐसी इस तरह की कलाकृतियाँ लगी होती हैं। तो ये क्या है, ये मनके हैं। तो ये मनकों को बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, सिंधु सभ्यता में चन्नूदड़ो से प्राप्त हुआ है। खोज किसने की, 1931 में NG मजूमदार ने इसकी खोज की थी। अगला स्थल है लोथल। लोथल की खोज 1952 में SR राव ने की थी। 1952 में SR राव ने इसकी खोज की थी। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, क्या विशेषता हैं, तो देखो हमने क्या देखा, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे उन नगरों के जो घर बनाए गए थे, घरों के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़कों की ओर ना खुलकर उसकी विपरीत दिशा में खुला करते थे। अब इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है आपका, लोथल। क्योंकि लोथल में जो घर थे, लोथल के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। ठीक है, मतलब ये सड़कें हैं तो ये घर है तो इस घर का दरवाज़ा कहाँ खुलेगा, सड़क की तरफ, मेन रोड की तरफ होगा। और बाकी नगरों में क्या था, मुख्य सड़क के विपरीत दिशा में दरवाजे खुला करते थे। तो यहाँ पर एक अपवाद है आपका लोथल। ठीक है, लोथल की अगली विशेषता क्या है, लोथल से और आपके कालीबंगा से युग्म समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, लोथल से 3 युग्म समाधियाँ प्राप्त हुई हैं और
साथ में कालीबंगा से भी युग्म समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। तो ये युग्म समाधियाँ मतलब यहाँ पर कि पुरुष और स्त्री को साथ में दफनाया गया होगा। तो संभवतः इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये शायद सती प्रथा का प्रमाण पाया गया, या इसको सती प्रथा का प्रमाण मानते हैं इन युग्म समाधियों को। ठीक है, तो युग्म समाधि कहाँ से मिली है? लोथल से और कालीबंगा से। ठीक है, अगला फैक्ट है अग्निकुंड। तो अग्निकुंड फिर से दोनों ही जगहों से प्राप्त हुए हैं, लोथल से भी और कालीबंगा से भी। तो याद रखना है आपको कि अग्निकुंड कहाँ से मिला या अग्निवेदियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो लोथल से और कालीबंगा से अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग कालीबंगा की। तो कालीबंगा में देखा अग्निकुंड या अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई हैं कालीबंगा से, और युग्म समाधियाँ प्राप्त हुई हैं कालीबंगा से। साथ में जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें भी कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुई। नक्काशीदार ईंटें मतलब ईंटों पर कुछ कारीगरी की गई है। ठीक है, तो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के शिल्प का एक उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि वो लोग शिल्प में भी पारंगत थे, तभी ईंटों पर नक्काशी प्राप्त हुई है। तो नक्काशीदार ईंटें और जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। ठीक है, अब देखो बनवाली और धौलावीरा। धौलावीरा जो था, तो धौला का अर्थ क्या होता है? धौला का अर्थ होगा आपका सफ़ेद और वीरा का अर्थ होगा कुआं। इसके बाद है आपका रंगपुर। लोथल से चावल के दाने प्राप्त हुए हैं, मतलब रंगपुर और लोथल दोनों ही जगहों से चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। लेकिन अगर पूछा जाए चावल का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो फिर आपका आंसर होगा लोथल। ठीक है, चावल का पहला प्रमाण इस सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। लेकिन रंगपुर और लोथल दोनों ही जगहों से चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सुरकोतड़ा, कालीबंगा और लोथल तीनों ही जगहों से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। प्रश्न पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे, तो ऑप्शन में होगा घोड़ा। तो आपको घोड़ा टिक करना है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। लेकिन घोड़े के अवशेष 3 जगहों से प्राप्त होते हैं, सुरकोतड़ा से, कालीबंगा से और लोथल से। अब यहाँ पर सुरकोतड़ा थोड़ा सा और महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रश्न पूछा जाता है कि इस घोड़े का जबड़ा कहाँ से मिला था। जबड़ा मतलब जो उसका जो होता ना अपना चेहरा, मुंह, इसकी अस्थियाँ, हड्डियाँ। तो जबड़े की हड्डियाँ, अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी? सुरकोतड़ा से प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है कि घोड़े के अवशेष तो तीनों जगहों से मिले हैं, सुरकोतड़ा, कालीबंगा, लोथल। लेकिन घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ है वो आपका सुरकोतड़ा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस सभ्यता का पतन जो था वो एक महामारी के कारण हुआ। कुछ इतिहासकार इस सभ्यता के पतन के लिए आर्यों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ठीक है, इसी के साथ कुछ इतिहासकार बाढ़ को इस सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि जो सर्वमान्य मत निकल के आता है वह बाढ़ ही है। मतलब अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे कारण क्या था, तो कारण हमें बाढ़ ही बताना है। हालांकि उसके पीछे कई सारे कारक थोड़े थोड़े उत्तरदायी थे। महामारी भी हो सकती है, आर्यंस भी थोड़े से उत्तरदायी हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य उत्तरदायी कारण माना गया है वह बाढ़ को माना गया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थलों में कई बार बाढ़ आने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।